नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बोहनी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं बाग बाग हो उठा। इधर एक फरलांग तक पान की कोई दुकान न थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर करने पड़ते थे। कभी वहां कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती है। यह इंतजार मुझको बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी यह तो अब याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना बना कर गिलोरियां देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार न करूं। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा जरूर पान की भेंट चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि पान दान खरीद लूं, लेकिन पान दान खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं, और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं है। और मान लो जान पर खेलकर एक बार खरीद लूं तो पानदान कोई परी की थैली तो है नहीं कि इधर इच्छा हुई और गिलोरियां निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना कोई आसान काम है क्या? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है। इतना सरदर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी होता। और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटे? यहाँ तो सरौते की सूरत देखते ही कपकपी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ही कोई ज़रूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता तो सिल पर बट्टे से तोड़ लिया करता हूँ, लेकिन सरौते से काम लूँ यह गैर मुमकिन। मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो यह मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वे लोग रोज गलतियां करते हैं जो इस कला में दक्ष हैं, तो मैं भला किस खेत की मूली हूँ? तमोली ने अगर चूना ज्यादा कर दिया तो कत्था और ले लिया। उस पर उसे एक डांट भी बताई। आंसू पूछ गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त हो जाता है जब किसी दोस्त के घर जाए। पान अंदर से आई तो इसके सिवा कि जानबूझकर मक्खी निकले, समझबूझकर जहर का घूंट गले से नीचे उतारे, और चारा ही क्या है। शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई। गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गर्म करके उड़ेल दिया, मगर घुट कर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती तो हो जाए या तो समझ में आने वाली बात नहीं। मैं लाख अनाड़ी हूँ, लेकिन कभी इतना ज़्यादा चूना नहीं डालता। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं तो मैं समझ जाता हूँ। यही अंतःपुर के कोप की अभिव्यक्ति है। आखिर वह आपकी जातियों का प्रोटेस्ट क्यों कर करे? खामोश बाइकआउट से आप राजी नहीं होते। दूसरा कोई हथियार उनके हाथ में है नहीं। भावों की कमान और बरौनियों का नेजा और मुस्कुराहट का तीर उस वक्त बिल्कुल कोई असर नहीं करते। जब आप आंखें लाल किए, आस्तीनें समेटे, इसलिए आसमान सर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ, तब सालन में नमक और पान में चूना ज्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने का उनके हाथ में और क्या साधन रह जाता है। खैर, 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज़्यादा मुस्तैदी न दिखलाई। 1 मिनट तक तो पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े विधिपूर्वक गिलोरियां बना रही है, मगर अब भी वह सड़क की ओर प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी, जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं। और ग्राहक भी कैसा, जो उसका पड़ोसी है, दिन में 20 ही बार आता है। तब तो मैंने जरा झुंझला के कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूं, कुछ इसकी भी खबर है? तंबोलिन ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई,
लेकिन 1 मिनट और ठहर जाइए। बुरा ना मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की बोनी अच्छी नहीं है। कल आपकी बोहनी हुई थी, दिन में कुल 6 आने की बिक्री हुई। परसों भी आप ही की बोनी थी, 8 आने के पैसे दुकान में आए थे। इसके पहले 2 दिन पंडित जी की बोहनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपए आ गए थे। किसी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी। मुझे गोली सी लगी। मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई दावा नहीं है। मुझसे ज़्यादा अभागे दुनिया में नहीं होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार ज़रूर हूँ। लेकिन यह मैं कभी गवारा नहीं कर सकता कि नहुसत का दाग बर्दाश्त कर सकूं। कोई मुझसे बोहनी न कराए। लोग सुबह को मेरा मुंह देखना अपशगुन समझें। यह तो घोर कलंक की बात है। मैंने पान तो ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नहुसत के दाग को मिटाकर ही छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार साग भाजी लेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपने तंबोलिन की खूब तारीफ की। वह महाशय जरा सौंदर्य प्रेमी थे और मजाकिया भी। मेरी ओर शरारत भरी नजरों से देखकर बोले, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना अभी पानों की ज़रूरत है। मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ, यह मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना। यह तो टेढ़ी खीर है। तो क्या मुफ्त में किसी की आंख में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उन हजरत को एक ढोली पान के दाम दिए। इसी तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने तंबोलिन का बखान किया। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब पप्तियाँ कसी। मुझे छिपे रुस्तम, भगत जी और न जाने क्या क्या नाम दे दिए। लेकिन मैंने सारी आफतें हंसकर टाली। यह दाग मिटाने की मुझे धुन सवार हो गई। दूसरे दिन जब मैं तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी, कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई। कोई 3.5 रुपए आए। अब रोज बोहनी करा दिया करो। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से फरमाइशें की, तंबोलिन की स्तुति गाई और अपने गिरह से पैसे खर्च करके सुर्खरुई हासिल की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि घटकने लगी। यह स्वांग अब ज़्यादा दिनों तक न चल सकता था। इसीलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिनों उसकी दुकान से पान लेना छोड़ दूं। जब मेरी बोहनी ही ना होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम पर लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता हो कि किसी की आहट मिली। आंख ऊपर को उठाता हूं तो तंबोलिन गिलोरिया लिए सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा। लेकिन इतनी बेमुरवती भी तो ना हो सकती थी कि दुत्कार दूं। बोला, तुमने नाहक तकलीफ की, मैं तो आ ही रहा था। तंबोलिन ने मेरे हाथ में गिलौरियां रखकर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा मैं ही चलकर बोहनी कराऊं। दुकान पर गाहक खड़े हैं, मगर किसी की बोहनी नहीं की। क्या करता, गिलौरियां खाई और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्ति कराना चाहता था वह फंदे की तरह गर्दन पर चिपटी हुई थी। मैंने सोचा था मेरे दोस्त 2-4 दिन तक उसके यहाँ पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की ज़रूरत न रहेगी। मगर तंबोलिन शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी। इसीलिए एक बार जो उसकी दुकान पर गया दोबारा न गया। 1-2 रसिक नौजवान अभी तक आए थे। वह लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बने थे। आप मुझे अपनी सीख बनाए रखने के लिए फिर पूरे 1.5 रुपए खर्च करने पड़े। बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तंबोलिन ने नीचे से चीखना, चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। आंखें मलता हुआ नीचे गया, जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी। फिर बोहनी करानी पड़ी और फिर वही बला सर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपए का सफाया हो गया। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया कि वह घर छोड़ दूं। मैंने वहां से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठवाकर वहां जा पहुंचा। वह घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ शायद कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश न होता। रात को खूब गहरी नींद सोया।
सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आज़ादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र की, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला से फतेह पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती न थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आज़ादी का नशा था। हर एक चीज़ मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा वह तंबोलिन लपकी जा रही है। कुछ न पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का सिर फोड़ लूं। मुझे देखकर वह ऐसी खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो, और मेरी घबराहट का अंदाजा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो। उसने दूर ही से कहा, वाह बाबूजी, वाह, आप ऐसे भागे कि किसी को पता भी ना लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था कि आपको उस घर में तकलीफ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का मकान था। अब मैं आपको यहाँ ना रहने दूंगी। जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊंगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, 10 रुपए। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपए है। 10 रुपए में तो शायद मरने को भी जगह न मिलेगी। मगर तंबोलिन पर इस जख्मी का कोई असर नहीं हुआ। बोली, इस जरा से घर के 10 रुपए? आप 8 ही दीजिएगा, और घर इससे अच्छा ना हो तो जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए, मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूँ, इसी वक्त आपको दिखा दूँ। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज ही छोड़ कैसे सकता हूँ? पेशगी किराया दे चुका हूँ। तंबोलिन ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपए तो दिए हैं, आपके लिए 10 रुपए कौन बड़ी बात है। यही समझ लीजिएगा कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोहनी वहाँ और किसी की नहीं है। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ उठा लाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया। यह अच्छी मुसीबत गले पड़ी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान न उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार बताऊं, पर जवान इतनी बेमुरव्वत न हो सकी। बोला, मेरा कुछ ठीक नहीं है, कब तक रहूं, कब तक ना रहूं। आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े। तुम न इधर की रहो न उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप जाते नहीं। मेरा कुछ ठीक नहीं है, तो मैं रोज यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूंगी। इतनी दूर रोज आओगी? हाँ, चली आऊंगी। 2 महीने ही तो है, आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। या लीजिए, गिलौरियाँ लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलौरियाँ ली, पैसे दिए और कुछ गश किसी हालत में ऊपर आकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। इन मुसीबतों से क्यों कर गला छुड़ाऊं? तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। कोई भागने की राह नजर नहीं आती। सुरखरू भी रहना चाहता हूँ, बेमुरव्वती भी नहीं करना चाहता, और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दे तो जीवन भर उसका कृतज्ञ रहूँगा। तो ये थी कहानी बोहनी। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।